दोस्तों नमस्कार। एक ने हत्या की तो दूसरे ने बलात्कार किया, तीसरे ने हत्या का प्रयास किया तो चौथे ने अपहरण कर लिया। ये सारे लोग लिख कर देते हैं कि हां, हम पर ये आरोप लगाए गए और यह केस चल रहे हैं। और ये चारों लोग आपके पास आते हैं कि हम में से आप किसी एक को चुन लीजिए। हम में से कोई इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, कोई राज्य का कानून मंत्री बन जाएगा। बस आप चुन लीजिए और आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। जब आप फहरिस्त देखना शुरू करते हैं तो हर दूसरा व्यक्ति आपको अपराधी नजर आता है और बाकायदा हलफनामे में लिखकर वो शख्स देता है कि हां, मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, हां मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप है, हां मेरे ऊपर हत्या के प्रयास का आरोप है। तो कोई कहता है मेरे ऊपर अपहरण का आरोप है और कोई कहता है कि हां, हमने डकैती डाली है और डकैती का आरोप लगा दिया गया। लेकिन आपको इन्हीं में से किसी एक को चुनना है, तो आप करेंगे क्या? भारत की संसदीय राजनीति मौजूदा वक्त में इसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। शर्म इस बात को लेकर होनी नहीं चाहिए कि इस देश में बिहार जैसे राज्य में वह शख्स कानून मंत्री बन गया जिसे सरेंडर करना था अपहरण के मामले में अदालत के सामने, और वो मंत्री बन गया, वह भी कानून मंत्री। और इसका जिक्र करने के लिए इस देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आ गए। उन्होंने कहा, देखिए बिहार में जंगल राज आ गया है। लेकिन एक क्षण के लिए इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर रविशंकर प्रसाद जी देख ले तो फिर हैरत में पड़ जाएंगे कि मोदी कैबिनेट के भीतर भी हत्या के आरोपी मंत्री हैं, और तो और हत्या का प्रयास करने वाले 4 लोग मंत्री हैं। डकैती करने वाले का जिन पर आरोप है वह भी मंत्री हैं। यानी पार्लियामेंट के भीतर हो, विधानसभा के भीतर हो, राज्य दर राज्य परिस्थिति हो, हर कोई इस देश में हर दूसरा शख्स अपराधी है, अपराधी के आरोपी हैं। उनका केस अदालत में चल रहा है और चुनाव लड़ने वही सामने आते हैं। हमें आपको उन्हीं में से एक को चुनना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितने इस देश के विधायक और सांसद हैं उनके खिलाफ तकरीबन 5000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं। उनको कैसे निपटाया जाए, कोई मैजिस्ट्रेट लेवल पे हैं, कोई सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन निपटाना तो जरूरी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2015 में पार्लियामेंट में ये रोना रो रहे थे और उससे पहले 2014 में भी उन्होंने सेंट्रल हॉल में भाषण देते वक्त आंसू इसी बात को लेकर बहाए थे कि दरअसल जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं सांसदों के खिलाफ, उन केसेस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में पार्लियामेंट लहलहा उठे ईमानदार लोगों से। लेकिन 2014 की तुलना में 2019 में अपराधी के आरोपियों की तादाद पार्लियामेंट के भीतर बढ़ गई, राज्य दरबार बढ़ती चली गई। और आज बहस इस बात को लेकर हो रही है कि दरअसल गुजरात में तो जो हत्या के दोषी थे, बलात्कार के दोषी थे, 2002 के दंगों के दौर के दोषी थे, उन्हें क्षमादान दे दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया। और जिस कानून का जिक्र किया गया वह कानून है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस आज कच्चा चिट्ठा लेकर सामने आ गई कि 1992 के जिस नियम कायदे का जिक्र किया जा रहा है कि क्षमादान राज्य कर सकता है, वह नियम कायदे कानून गुजरात में ही 2013 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तभी समाप्त कर दिए गए। तो फिर कैसे रिहाई हो सकती है? यानी एक तरफ अपराधियों की रिहाई है, दूसरी तरफ अपराध के आरोपी का कानून मंत्री बनना है। लेकिन इस देश की फहरिस्त देखिएगा और जो एडीआर की रिपोर्ट अलग अलग तथ्यों को लगातार नापती जोखती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसने अपने तौर पर जो तमाम दस्तावेजों को जमा किया, हलफनामों को परखा और इलेक्शन कमीशन के जरिए भी जो हलफनामे जारी किए गए, हमने सभी के दस्तावेजों को निकालने की कोशिश की। हमारी टीम इसमें लग गई और उसके बाद पता चला कि क्या मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, क्या संसद के भीतर बैठे हुए सांसद और क्या राज्य दर राज्य की परिस्थिति कितनी विकट हो चली है, उसमें वाकई जनता के सामने कोई विकल्प बचता नहीं है कि कोई ईमानदार तो निकल कर आए।
हर कोई दोषी है, कोई तड़ीपार है, किस पर हत्या का आरोप लगा हुआ है, कोई हलफनामा दायर कर रहा है। हां, हमारे ऊपर डकैती का आरोप है, हमने अपहरण का आरोप लगा दिया है, कोई कह रहा है बलात्कार है। स्थिति क्या है? बड़ी मेहनत के साथ इस टीम ने निकाला उन चीजों को जिसको सुनकर शायद आपको हैरत आ जाएगी कि भारत की स्थिति क्या है। इसलिए आज जिक्र बाद में इस बात को लेकर होगा कि बीजेपी कौन सा रोना बिहार के एक मंत्री को लेकर रो रही है, और बिल्किस बानो केस में गुजरात के 2002 के दंगों के दौरान जिन्होंने हत्या और रेप की, वह जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें माला कौन पहनाता है, लड्डू कौन बांटता है, और इस देश के भीतर शर्म कैसे खत्म हो जाती है। शुरुआत मोदी कैबिनेट से की जाए। मोदी कैबिनेट में 78 मंत्री हैं, उसमें 33 के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं, 24 के खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिसमें एक पर मर्डर का चार्ज भी है, 4 पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, यानी रॉबरी भी है और उसके बाद डकैती भी है। ऐसे चार्जों के साथ इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट सजी हुई है। आप कहेंगे क्या वाकई पार्लियामेंट के भीतर भी झांक कर देखें कितने सांसद हैं? हर एक कुर्सी के बाद दूसरा सांसद अपने हलफनामे में लिखता है हमारे खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, और इनकी तादाद इस देश में 543 में से 233 है। यह संख्या बढ़ गई। 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में रोना रोया था कि दरअसल दागी लोग आने नहीं चाहिए, लेकिन 182 से बढ़कर वह 233 पर पहुंच गए, और तादाद बीजेपी के सांसदों की ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के सांसद हैं। यह अगर पार्लियामेंट के भीतर हर दूसरा शख्स दागी है जिस पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, और क्रिमिनल केस भी 92 सांसदों के खिलाफ बड़े सीरियस केस हैं, जेल हो जाए तो अगला चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, जिंदगी जेल में कट जाएगी। ऐसे ऐसे आरोप हैं। अब यहां पर अगला सवाल आता है कि इस देश के विधायकों का क्या हाल है, राज्यों का क्या हाल है। हमें लगता है शुरुआती दौर में सब चीज मिला दीजिए, एमएलए और एमपी मिला दीजिए, क्योंकि कानून तो यही बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 539 केसेस चल रहे हैं, 248 एमएलएस और एमपीज को मिला दीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु में 325 केसेस चल रहे हैं, 178 एमएलए और एमपी को लेकर। बिहार में 306 केसेस चल रहे हैं, 144 एमएलए और एमपी को मिलाकर। अलग से एमएलए पर आएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, 303 केस चल रहे हैं, 139। ये हम सारे सीरियस केसेस का जिक्र कर रहे हैं। वो सीरियस केस जिसके तहत चुनाव लड़ना मुश्किल, सजा हो जाए तो जेल में जिंदगी खपेगी, और ये जो पेंशन और तमाम सुविधाएं जो होती हैं वो काफूर हो जाएगी। लेकिन चर्चा कौन कर रहा है, चर्चा कौन करवा रहा है, और इस देश के भीतर ईमानदारी खोज कौन रहा है, और ईमानदार शख्स को लाने के लिए बेचैन कौन है? जनता के मुंह पर तो पट्टी बांध दी गई है, लोकतंत्र की पट्टी, जिसे एक तानाशाह ने बांधा है। तो क्या वाकई जनता की खामोशी के साथ अब सत्ता को ही यह हक है कि वह ईमानदारी का जिक्र करे? यकीनन स्थिति तो यही आ गई है, और इस स्थिति के तलक आंध्र प्रदेश में 140 केसेस, उसमें 132 एमएलए और एमपीज सीरियस केसेस। केरल में 373 केसेस, 114 एमएलए और एमपी। दिल्ली में 118 केसेस, 84 एमएलए। इस एमएलए का मतलब यह है कि इससे पिछली बार जो चुने गए थे उसमें भी जो जीत कर आए थे, यह 2 बार के कालखंड को मिलाकर केसेस का हम सीरियस केसेस का जिक्र कर रहे हैं। कर्नाटक में 137 केसेस, 82 एमएलए और एमपीज को लेकर। अब यहां पर अगला सवाल किसी के भी जहन में आएगा कि भाई साफ साफ बताइए कि आखिर कितने एमपीज हैं जिन पर बहुत सीरियस केस है, संसद के भीतर जिनको वाकई अगर जेल हो जाए तो जेल से निकल नहीं पाएंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि 2009 में सिर्फ 14 सांसद थे ऐसे जिन्हें जेल हो जाए तो निकलेंगे नहीं। तो आप उस सीरियस केसेस का मतलब समझ चुके होंगे, ताउम्र जेल में गुजारनी होगी। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनकी संख्या 14 से बढ़कर 21 हो गई, और उन्होंने रोना रोया कि दरअसल हमें दागी नहीं चाहिए, हमें ईमानदार साफ सुथरे एमपीज चाहिए। लेकिन 2019 में इनकी तादाद 29 हो गई, यानी 29 सांसदों पर केस जो चल रहा है उसकी सुनवाई हो और उनको जेल में डाल दिया जाए तो भूल जाइए, उनकी पुश्तें चुनाव नहीं लड़ पाएंगी इस देश के भीतर में। लेकिन फिर भी एमपीज जो सबसे ज्यादा है वो बीजेपी के ही होंगे, सबसे बड़ी तादाद में है, तो उनके 98 एमपीज के खिलाफ केसेस हैं जो सीरियस केसेस अपने तौर पर चल रहे हैं। लेकिन अब लौटिए राज्यों में।
राज्यों का मतलब बहुत साफ है कि मंत्रियों का भी जिक्र कर लीजिए। जैसे जिक्र हो रहा है कि बिहार में एक कानून मंत्री वही बन गया जिसको सरेंडर करना था। तो बिहार में तो 150 एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और 89 ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। कुल 244, 243 फिलहाल है, उसमें से 89 पर सीरियस केसेस। तो एक कानून मंत्री क्या 89 के 89 सीरियस केस में जेल चले जाएं। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है 27 मंत्री के खिलाफ ऐसे केसेस हैं, जेल में जिंदगी सड़ जाएगी। 172 टेंटेड हैं क्रिमिनल केसेस जिन पर चल रहे हैं, यानी 288 में से 172, समझ रहे हैं आप, 60% के लगभग। यह स्थिति महाराष्ट्र की है। पश्चिम बंगाल का भी जिक्र होना चाहिए। 292 में से 142 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और जिसमें 60 के खिलाफ तो इतने कड़े मामले हैं, हो जाए तो जेल, बाहर निकलना मुश्किल। उत्तर प्रदेश के 403 में से 205 पर क्रिमिनल केसेस हैं और इतनी ही संख्या बहुमत के लिए चाहिए होती है। तो आप जरा कल्पना कीजिए, क्रिमिनल केसेस इतने, इसमें सीरियस केसेस जिनके खिलाफ चल रहे हैं उनकी तादाद 165 है। यानी इस देश में बहुमत की सत्ता चाहिए तो अपराधियों का बहुमत, क्या विधायकी और क्या सांसद, सब कोई भरा पड़ा है। और इन सब के बीच जब आप इनका जिक्र करते हैं और ये सोचकर करते हैं कि हमें ईमानदार चाहिए, तो ईमानदार चुनने के लिए हमने भेजा ही नहीं है। वो तो हलफनामा दायर कर रहा है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो अपराधी हैं वो अखबारों में विज्ञापन भी निकालें, वो विज्ञापन भी निकाल देते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर चलाएं, वहां नहीं चलता है, लेकिन विज्ञापन कुछ जगहों पे हमने देखा चलता है। बावजूद इसके ऑप्शन नहीं, हमें चुनना है, बलात्कारी को चुने या मर्डरर को चुने जिस पर जो आरोप लगे हुए हैं। फैसला बाद में होगा, लेकिन अभी तो परिस्थिति यह है कि जो कानून मंत्री बिहार के बने उनका भी फैसला बाद में होगा। सिचुएशन यह है कि जो फैसला हो गया था 2002 में बिल्किस बानो के मामले में, उसमें जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने बलात्कार किया, उनको राज्य ने अपने तौर पर क्षमादान दे दिया और जिस नियम कायदों का जिक्र किया वह नियम कायदे कहीं फिट बैठते ही नहीं हैं। और केंद्र सरकार ने चुप्पी थाम ली, क्योंकि एक नियम यह भी है, क्या केंद्र सरकार ने कहा था, जबकि गृह मंत्रालय ने 2014 में खुले तौर पर कहा था, यानी मौजूदा सरकार जो है इन्हीं के गृह मंत्री थे, उन्होंने खुले तौर पर कहा था बलात्कारी और मर्डरर को क्षमादान नहीं दिया जाएगा। फिर भी कैसे दे दिया गया, यह एक अलग किस्सा है। उसके बाद आइए एमएलए एमपीज को गुजरात का जिक्र भी जरूरी है। 182 में से कम लोग हैं, 47 लोग ही हैं और 22 के खिलाफ बड़े चार्जेस हैं। इनकी उम्र भी जेल में गुजर जाएगी अगर यह साबित हो गया तो। राजस्थान में 67 हैं क्रिमिनल केसेस विधायकों के खिलाफ, जिसमें 19 जो है बड़े सीरियस हैं। सीरियस का मतलब आप बार बार भूल ना जाइए, इसीलिए हमको लगता है कि आपको बतलाना चाहिए। हत्या का आरोप, अपहरण, डकैती, बलात्कार, ये सब सीरियस केसेस की श्रेणी में आते हैं और इसी के मातहत ये लोग अपने तौर पर अलग अलग जगहों से चुनकर भी आ गए हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी 4984 क्रिमिनल केसेस इस देश में इस कालखंड में चल रहे। इस कालखंड का मतलब थोड़ा साफ हो जाए, 2014 के बाद से 1899 केस 5 साल से ज्यादा की उम्र हुई है और लगभग 8-9 साल तक की उम्र के बीच के हैं। 10 से कम है वो, लेकिन 5 साल से ज्यादा है जिनके केसेस दाखिल हो गए और वो चलने शुरू हो गए। 1475 जो केसेस चल रहे थे वह सेशन कोर्ट में, तो ये 2 से 5 साल वाले हैं। सेशन कोर्ट में लगभग 1651 केस हैं। मैजिस्ट्रेट के केसेस में ताल्लुकात रखेंगे तो 3322 केस हैं। लेकिन 2 से 5 साल के दायरे में, यानी इसी दौर में 2017 के बाद से इस दौर में 1475 लोगों ने और अपराध किया। और देश के विधायकी में लड़ते समय या सांसद के चुनाव के वक्त उन्होंने कहा हाँ ये अपराध का केस हमारे ऊपर तो चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, इन्हीं में से चुनना है। और इसके बाद जानकारी और निकल कर आई कि आखिर कितने एमपी एमएलए हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ जिन्होंने क्राइम किया है। जो प्रधानमंत्री का रोना रोना था या जो भावुक होना था लाल किले के प्राचीर से, आज उसको थोड़ा महत्व दीजिए। महत्व इसलिए दीजिए क्योंकि इस फहरिस्त में हमारी टीम ने निकाला कि 76 एमपी एमएलए जो हैं उसमें से 21 बीजेपी के हैं, जो सबसे ज्यादा हैं पूरे देश भर में, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है।
और 16 कांग्रेस के हैं। कोई बचा हुआ नहीं है, कोई बचेगा नहीं। राज्यवार अगर महिलाओं के खिलाफ की स्थिति को देखना शुरू करेंगे तो पश्चिम बंगाल में 16, उड़ीसा में 12, महाराष्ट्र में 12, आंध्र प्रदेश में 8, तेलंगाना में 5, मध्य प्रदेश में 3, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, बिहार में 2, गुजरात में 2, झारखंड में 2, तमिलनाडु में 2। ये मत देखिए कि कम केस कहां पर है, ज्यादा केस कहां पर है। सवाल सिर्फ इतना है कि महिलाओं के खिलाफ जिन्होंने अपराध किया है वह इस देश के कानून बनाने वालों की श्रेणी में आ गए हैं। इस देश के नागरिकों के नुमाइंदे हैं वो, और वो कोई विधानसभा में बैठा है, कोई पार्लियामेंट में बैठा है। और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से दुखी होकर कह रहे हैं, नारी शब्द आते ही उनका दिल बेचैन हो जाता है। और वह विधायक और सांसद अगले क्षण बाहर क्यों नहीं कर दिए गए अगर उनके खिलाफ ये मामले अदालतों में चल रहे हैं तो। लेकिन इस पर आपको चुप्पी सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल का जिक्र जो हम खास तौर पे करना चाहते हैं, बार बार उस तरफ दृष्टि जाती है कि आप बंगाल को लेकर खामोश मत होइए। 292 में से 142 एमएलए टेंटेड हैं। टीएमसी के 213 एमएलए में से 73 जो हैं वह सीरियस केसेस में फंसे हुए हैं। और बीजेपी के जो 77 थे, बहुत सारे छोड़कर टीएमसी में चले गए, लेकिन जो 77 चुने गए थे उसमें 39, यानी परसेंटेज अगर देखिएगा तो यह परसेंटेज बीजेपी का 50% से के ज्यादा है। और दूसरी तरफ टीएमसी का जो परसेंटेज है वो लगभग 25 नहीं कहिए 33% लगभग। एक 33% पे बैठा है, एक 50% पे बैठा है। लेकिन फिर भी अपराधी तो सभी हैं। तो अपराधी नहीं होंगे आप तो इस देश के नेता नहीं बन पाएंगे। अपराधी अगर आपके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा होगा तो आपको कोई चुन नहीं पाएगा, आप मंत्री नहीं बन पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। झारखंड जैसे छोटे राज्य की स्थिति भी 81 में से 41 एमएलए टेंटेड हैं और उसमें 22 के खिलाफ सीरियस केस चल रहा है। हम इस पूरी फेरिस्त को लेकर हमने टीम से पूछा कि जो शोर मचा है कि कार्तिक कुमार जो कानून मंत्री बना दिए गए, इन्होंने किया क्या है। पता चला इन्होंने अपहरण किया 2014 में, और उस दौर में जितनों के खिलाफ 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का जिक्र अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय दानापुर ने आदेश दिया। यह अपहरण हुआ था बिहटा में, जो नागपुर से सटा हुआ है। राजीव रंजन नाम के शख्स का अपहरण किया गया था। 17 इसमें आरोपी थे। आरोपी में उस वक्त के जो एमएलए थे, अब जो पूर्व एमएलए हैं, अनंत सिंह उनका नाम भी था, बंटू सिंह उनका नाम भी था। और फरवरी में हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी, सरेंडर करने को कहा, जमानत के लिए फिर से अप्लाई करने को कहा। 14 जुलाई को वारंट जारी हुआ, 16 अगस्त को अदालत में पेश होना था, लेकिन भाई साहब उसी दिन मंत्री बन गए। यकीनन किसी को भी रोना आएगा। और बीजेपी का रुदन गलत नहीं है, रविशंकर बाबू का कहना गलत नहीं है कि यह कैसे हो सकता है। और वो लेकिन जैसे ही वो कहते हैं जंगल राज आ गया, तो हमारी दृष्टि इस देश में मोदी कैबिनेट की तरफ चली जाती है। और मोदी कैबिनेट की तरफ जाते ही हमको लगता है कि हम किस जंगल राज या किन परिस्थितियों का जिक्र करें, जब ऊपर से लेकर एक ही परिस्थिति का सामना हर कोई कर रहा है। तो क्योंकि मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर अगर कोई एक के खिलाफ मामला चल रहा है मर्डर का, 4 के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का, 1 के खिलाफ रॉबरी का, 3 के खिलाफ अपहरण का, 4 के खिलाफ डकैती, कौन सी स्थिति है, किस परिस्थिति में हम कहां पर जंगल राज किस राज्य में खोजने चले जाएं। तो वह कानून मंत्री रहते हुए एक कानून मंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर अपने राज्य में देखे कि कितने अपराधी हैं और कितने अपराधी के आरोपी और टेंटेड और दागी हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी देखना शुरू करें। और दोनों दायरों को जब मिला दीजिएगा तो इस देश के भीतर में जो लगभग 5000, एक औसत है 5000 एमएलएज और एमपीज, जब दोनों को आप मिला दीजिएगा, उसमें से लगभग 50% यानी हर दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स क्रिमिनल केस में संलिप्त है, उसके खिलाफ केस चल रहा है। और थोड़ा सा कम कीजिएगा, यानी 2500 के नीचे आइएगा, तो आपको जानकर हैरत होगी 1862 के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। हम क्या करें, किसे चुने, किस रूप में चुने। एक आखिर में हिस्सा आपको और बता देते हैं। दरअसल ये जो टेंटेड की जो लिस्ट हम बता रहे थे, ये सभी जो हैं इसमें से 92% लोग करोड़पति और अरबपति हैं। अपराधी हैं लेकिन रईस हैं।
रईस है इसलिए अपराधी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कानून तो इन्हों को ही बनाना है और इस देश को तो इन्हों को ही चलाना है। तो कौन किसे किस रूप में देता है इसमें मत फंसिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश को नैतिक तौर पर, कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर खोखला कौन बना रहा है। और हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ही इतना सड़ चुका है कि उसके भीतर अपराधियों की भरमार है, अपराध करने वाले आरोपियों की भरमार है, दागियों की भरमार है। और उन्हीं दागियों में से कोई एक कभी किसी के लेकर खड़ा होता है तो हमें वो अच्छा लगने लगता है, कल उस पर कोई दूसरा आरोप लगाता है तो फिर हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन नाजुक स्थिति तो यह आ गई कि अदालतों को भी इस देश की अलग अलग राज्य सरकारों की कैबिनेट ने पीछे छोड़ दिया और कहा कि हम ही न्याय करेंगे और जो केसेस चल रहे थे हम खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र खुलकर केसेस को खत्म कर दिया गया, कहा गया कि हम ही तय करेंगे, यानी अदालतों की जरूरत भी नहीं है अब। तो हम पीछे क्या तस्वीर लगा के बैठे हैं और इस देश के चीफ जस्टिस का जिक्र करते हैं कि अच्छा जो फैसले हुए उन फैसलों की एवज में वो पार्लियामेंट पहुंच गए। अब ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। क्या पार्लियामेंट और क्या सुप्रीम कोर्ट, आंखों की परिस्थिति में सिर्फ फैक्ट बताने का काम तो जर्नलिस्ट का है, कार्रवाई तो सुप्रीम कोर्ट को करनी है, बहस तो पार्लियामेंट में होनी है। लेकिन सारी बहस उस राजनीतिक भावनाओं को उभारने में लग जाती है और वह भी क्रिमिनल अपने तौर पर एक दूसरे क्रिमिनल के बारे में जानकारी देते हुए कहता है देखिए गलत हो रहा है। तो गलत क्या और सही क्या तय आप ही कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।